Good morning, students. This is our next chapter of civics, our state governments. In previous chapter, we studied about democracy and different level of governments. Our state governments means कि हमारे स्टेट की गवर्नमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरह की गवर्नमेंट होती हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इंडिया इज़ द 7th largest nation of the world, extending over 3.28 million square kilometer. For the administrative convenience, it has been divided into 29 states and 7 union territories. यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये कह रहे हैं ना कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट नेशन है वर्ल्ड में. अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर है और इस एरिया के हिसाब से अब इतना बड़ा जब स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है. तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए इट हैज़ बिन डिवाइडेड, इसको डिवाइड किया गया है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में. अब मैं आपको बता देती हूँ कि अब जो स्टेट्स हैं वो 28 हो गई हैं. पहले तेलंगाना बना था, 28 स्टेट्स होते थे. तेलंगाना बना तो तेलंगाना के बाद 29 स्टेट्स हो गई. लेकिन अब जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. उसके दो पार्ट कर दिए गए हैं, एक तो लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो ये दो यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई हैं. तो ये यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं 9 और स्टेट हो गई हैं 28. जो जम्मू एंड कश्मीर था अब उसको स्टेट नहीं, उसको अब यूनियन टेरिटरी बोला जाता है. उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर. तो इसके बारे में आप नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. 7 दी हुई है और 2 मैं आपको अलग से बताऊंगी. ईच स्टेट्स हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट. हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है विच इज़ रन ऑन द लाइन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइन होती हैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं. द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर और द चीफ कमिश्नर. और जो यूनियन टेरिटरीज होती है वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उस तरह वहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनके ऊपर शासन चलता है. प्रेसिडेंट कमिश्नर वहाँ पर होता है. आईएएस ऑफिसर्स, जैसे आपने किरण बेदी के बारे में सुना होगा कि वो पुडुचेरी की गवर्नर हैं. तो ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ये वहाँ यूनियन टेरिटरीज को संभालते हैं. बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर वर्किंग. जो दोनों ही गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काम में डिपेंडेंट होती हैं. वैसे तो इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है. और अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा कानून बना भी देती है जो मतलब कहीं से क्लैश राइजिंग हो, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है. द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज़ वन ऑफ द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट. द यूनियन लिस्ट 97 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, द स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. अब जो डिवीज़न है पावर की सेंटर और स्टेट के बीच में, जो पावर की डिवीज़न है वो इनमें 3 लिस्ट बनाई गई हैं. 3 लिस्ट में एक तो है यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें सारे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं. स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें अधिकार स्टेट के पास होते हैं, कुछ बनाने के या कोई भी नियम कानून बनाने के अधिकार होते हैं स्टेट के पास. उसमें 66 सब्जेक्ट हैं. और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, इसमें 47 सब्जेक्ट है. कॉन्क्यूरेंट का मतलब होता है यूनियन प्लस स्टेट, मीन्स केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर जिन सब्जेक्ट्स पे काम करती हैं वो है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट. यूनियन की दोनों का मेल. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल एज इट हैज़ मोर पावर. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज़्यादा फाइनेंसेस होते हैं, ज़्यादा पैसे होते हैं. स्टिल द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी. फिर भी स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द इंडियन फेडरल सिस्टम. और इंडियन जो फेडरल सिस्टम है, यानी इंडियन का जो संघीय ढांचा है, उसको बनाने में, उसको बनाए रखने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो स्टेट की गवर्नमेंट्स होती हैं. ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती. स्टेट के
की पावर चीफ मिनिस्टर के पास होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। ओके। द स्टेट लेजिस्लेटर। अब लेजिस्लेटर का मतलब मैं आपको बताती हूँ। लेजिस्लेटर का मतलब होता है विधानमंडल या विधानसभा, ठीक है, जो स्टेट की होती हैं। इन मोस्ट स्टेट्स द लेजिस्लेचर हैज़ ओनली वन हाउस। ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर, जिन स्टेट की पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पर एक ही हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेटर में, और वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। ओनली 6 स्टेट्स, दैट इज़ उत्तर प्रदेश है, एक बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और जम्मू और कश्मीर और आंध्र प्रदेश। अब जम्मू और कश्मीर तो यहाँ पर रहा ही नहीं, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, ये नहीं आएगा। बाकी बच गए ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा होती है, और दूसरी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद है। एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इससे दोनों से मिलकर, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये दोनों होती हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। अब जहाँ पर कम है पॉपुलेशन, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और यानी कि विधानसभा होती है, ठीक है। और जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर लेजिस्लेटिव यानी विधान परिषद भी होती है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इज एन असेंबली। किसी भी असेंबली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। वो एक स्टेट के पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। हाउएवर द मिनिमम स्ट्रेंथ इज 60। जो असेंबली है उसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है, यानी कम से कम उसमें 60 मेंबर होंगे और मैक्सिमम होंगे 500, ठीक है। कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर उसमें हो सकते हैं। इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी कि लोग उनको डायरेक्ट चुनते हैं। द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 25 ईयर्स। और जो भी लेजिस्लेटिव मतलब जो ये 60 से 500 के बीच में जितने भी पर्सन्स होंगे उन सबको जनता चुनती है, और उनकी जो एज होती है वो कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कुछ सीट्स जो होती हैं वो SC ST जो कास्ट होती है उनके लिए रिजर्व होती है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश हैज़ 404 मेंबर्स इन। हमने क्या किया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो मतलब लेजिस्लेटर, उसमें 404 मेंबर्स हैं उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में, और मिज़ोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ 40 मेंबर्स ही हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और मिज़ोरम की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसलिए वहाँ की असेंबली में सिर्फ 40 मेंबर्स हैं और यहाँ की असेंबली में 404 मेंबर्स हैं। द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर्स। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टर्म होती है, यानी कितने साल तक जो वो पर्सन है वो काम करते हैं, वो 5 साल तक काम करते हैं। इन केस इट इज़ नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कुछ ऐसा होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर ऑल्सो। ये 5 साल से पहले भी डिसॉल्व में भंग की जा सकती है, मतलब इनको हटाया जा सकता है। तो अब जब वो इमरजेंसी में भंग हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल होता है वो स्टेट पर थोप दिया जाता है, यानी कि उस टाइम पर प्रेसिडेंट का रूल जो है वो चलता है। लाइक द लोकसभा, लोकसभा की तरह द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ स्पीकर। जिस तरह लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा, कई बार न्यूज़ में भी आता है, वो बहस चल रही होती है, लोग बोल रहे होते हैं, शोर मच जाता है ना। तो वो होता है, वो जो स्पीकर होता है वो उनकी बात सुनता है। तो लोकसभा की तरह जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि जो विधानसभा होती है, उसमें भी एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है। जो अगर स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर उनकी जगह काम करता है। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द असेंबली एंड कंडक्ट्स इट्स बिजनेस। अब स्पीकर का क्या रूप से चलाता है। अब डू यू नो में देखा है, देखो, लेजिस्लेटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन हाउस। जिस लेजिस्लेटर में केवल एक ही हाउस होता है उसको हम यूनिकैमरल लेजिस्लेटर यानी कि एक सदनी विधानमंडल कहते हैं। और जो लेजिस्लेटर जिसमें 2 हाउसेज होते हैं, यानी कि विधानसभा विधान परिषद दोनों होंगे, तो वो होगा बाई कैमरल लेजिस्लेटर, यानी कि द्विसदनीय जो विधानमंडल है वो, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको इंडियन मैप दिया है,
यहाँ पर अलग अलग आपको स्टेट्स बताए हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, कैपिटल है उनकी, यूनियन टेरिटरीज भी हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद होती है, अब अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। दूसरा क्या आया, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद होती है दूसरी, जो कुछ जगह पे पाई जाती है और कुछ जगह पे नहीं पाई जाती, ठीक है। इज अ परमानेंट हाउस, ये एक परमानेंट हाउस होती है विच कैन नॉट बी डिसॉल्व। अब हमने यहाँ किया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर ऑल्सो, इसको हम पहले भी भंग कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर ये प्रॉपर काम नहीं करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है इसको हम ये परमानेंट होती है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। द टर्म ऑफ इस मेंबर्स इज 6 ईयर्स, इसकी जो टर्म होती है मेंबर्स की वो 6 ईयर्स की, उसकी कितनी थी 5 की और इसकी होती है 6 की, ठीक है। वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, 2 ईयर्स में वो हर 2 साल बाद वो बदल जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स, और फिर नए आ जाते हैं वहाँ पर। द विधान परिषद इलेक्ट्स इट्स चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, जो विधान परिषद है वो अपने चेयरपर्सन को और डिप्टी चेयरपर्सन को अपने मेंबर्स के बीच में से ही चुनती है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 40 मेंबर्स हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली ऑफ दैट स्टेट, जो उस स्टेट की जो असेंबली है उसके जो टोटल नंबर हैं उनका सिर्फ 1/3 पार्ट ही हो सकता है। 1/3 पार्ट कैसे, जैसे मान लिया किसी की असेंबली में 300 पर्सन है, किसी की मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 पर्सन है, तो उसका 1/3 कितना हुआ, ये हुआ 100, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम 40 मेंबर्स होंगे, मिनिमम नंबर उसमें 60 था लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, लेकिन इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे कम से कम 40, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने टोटल असेंबली में पर्सनस हैं उनकी 1/3 पार्ट, सब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ काउंसिल इज 30 ईयर्स, अब उसमें पीछे क्या था 25 ईयर्स और इसमें है 30 ईयर्स। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर 30 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। हैं क्या क्या काम करती है जो विधान परिषद या विधान सभा जो भी है वो क्या काम करती हैं। इट मेक्स laws for the state on the subject mentioned in the state list and concurrent list, जो स्टेट लिस्ट और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, क्योंकि यूनियन लिस्ट तो वैसे ही सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसमें तो स्टेट कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन जो स्टेट लिस्ट होती है उसके सारे के सारे सब्जेक्ट स्टेट के पास होते हैं, उस उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार पूरा स्टेट को होता है। और कॉन्क्यूरेंट लिस्ट वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही काम करती हैं, तो कॉन्क्यूरेंट लिस्ट को भी देखना पड़ता है स्टेट को, ठीक है। लेकिन अगर इन केस अगर मान लिया कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पर अगर स्टेट कानून बना देता है, लेकिन उसी चीज़ के ऊपर अगर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो भी बना देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वही माना जाएगा, स्टेट लॉ नहीं माना जाएगा। ओके, इट पासिस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट, स्टेट का एनुअल बजट पास करती है। इट कीप्स अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, और ये स्टेट के जितने भी मिनिस्टर्स की काउंसिल है उनके ऊपर पैनी नज़र रखती है। द मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मनी बिल्स होते हैं, बिल्स जो पास करवाने होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, वहाँ पर पास करवाए जाते हैं। When a bill is passed by the state legislator, और जब स्टेट लेजिस्लेटर उस बिल को पास कर देता है, इट इज़ सेंड टू द गवर्नर फॉर कंसेंट, और फिर ये सहमति, कंसेंट होता है, सहमति के लिए गवर्नर पास, ठीक है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो शक्तियां हैं वो सेम सेम होती हैं, जिस तरह प्रेसिडेंट होता है उसी तरह गवर्नर होता है। तो जब स्टेट का कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटर में यानी विधानसभा या विधान परिषद में जब वो पास हो जाता है तो वो जाता है गवर्नर के पास यानी उसके साइन के लिए। अगर गवर्नर उसमें अपनी सहमति दिखा देता है तो वो बिल पास हो जाता है, अदरवाइज उसे दोबारा रीचेक के लिए भेजा जाता है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स की जो विधान सभा होती है, विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो फिर क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मैं आपको बता दूं कि कोई चुनाव नहीं होता डायरेक्टली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो पर्सन्स हैं वही मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। जो भी और किसके साथ, जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के चुने हुए मेंबर्स हैं वो, और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो, ये दोनों ही मेंबर्स मिलते हैं और प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ओके, अब गवर्नर के बारे में हमने करना है कि गवर्नर क्या होता है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टेट के नज़रिए से देख रहे हैं जो स्टेट कर सकता है। तो स्टेट में हमने पढ़ा कि राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, ठीक है। तो उसमें गवर्नर का जिक्र भी आया। अब गवर्नर के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। द गवर्नर दैट इज़ राज्यपाल, जिसको हम राज्यपाल कहते हैं, इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये क्या करते हैं, देखिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये सारे मिलकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जब प्रेसिडेंट चुना जाता है, वो फाइनल हो जाता है कि हाँ ये प्रेसिडेंट है, तो वो जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, वो गवर्नर को चुनता है। फिर वो देखता है कि कौन सा स्टेट का कौन सा गवर्नर होगा, ठीक है। और ये 5 ईयर्स के लिए होता है। नॉर्मली द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड। अब इसमें बात है कि जो गवर्नर होता है, मतलब हमारे स्टेट का जो भी गवर्नर होगा वो हमारे स्टेट से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। हमारे स्टेट का नहीं होगा, वो किसी और स्टेट का होगा, ये एक रूल है। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द नेम ऑफ द गवर्नर वेयर एज द रियल पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैंने आपको ये पहले भी कई बार बताया है कि हालांकि हम फर्स्ट जो सिटीज़न है वो प्रेसिडेंट को मानते हैं किसी भी हमारे देश का, और हम उनको सबसे ऊपर रखते हैं, मतलब कि सबसे ऊंचा ओहदा हमारा प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन वास्तव में जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। अब आप देख रहे हो कि जो हमारे प्रेसिडेंट का हैं उनका कितना जिक्र हुआ है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका हर जगह जिक्र है, किसी भी कानून को बनाने में कुछ भी, मतलब वही काम कर रहे हैं। तो यहीं से आपको पता लग जाता है कि जो हमारे देश में वैसे सबसे ऊंचा ओहदा तो प्रेसिडेंट का है, लेकिन काम की जो शक्तियाँ हैं, जो रियल पावर है वो हमारे मिनिस्टर के, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास ही है, ठीक है। तो इसी तरह स्टेट में होता है, जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाया तो गवर्नर के नाम से जाता है, लेकिन रियल पावर किसके पास होती है, चीफ मिनिस्टर के पास होती है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनके पास होती है। वो सिर्फ एक नाम मात्र मुखिया होता है उनके भी साइन करने के लिए, बाकी काम सारा का फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जिस तरह प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के जो है एडवाइस से काम करता है, उसी तरह जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से काम करता है। अब गवर्नर की क्या क्या पावर्स हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोalition एज द चीफ मिनिस्टर। कोalition मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, कोalition होता है मिली जुली सरकार। जब कोई भी एक पार्टी मेजोरिटी नहीं हासिल कर पाती तो फिर क्या होता है, गठबंधन की सरकार बन जाती है, मिली जुली सरकार बन जाती है, ठीक है। तो जो अभी आपने देखा है हरियाणा में जो हुए थे चुनाव, उसमें जो बीजेपी है उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, ठीक है। तो उनके साथ कौन जुड़े, बीजेपी के साथ जेजेपी जुड़ी तो उनकी सरकार बनी, ठीक है। जेजेपी के एमएलए उसके अंदर गए तभी उसकी सरकार बनी, ठीक है। तो गवर्नर क्या करता है, जो भी मेजोरिटी पार्टी हो या मिली जुली सरकार हो, जिसकी भी मतलब बने, तो फिर वो डिसाइड करता है चीफ मिनिस्टर के बारे में, वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हिम। जो मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है वो भी उसके द्वारा अपॉइंट की जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर फिर पहले वो चीफ मिनिस्टर को करता है, मतलब सिलेक्ट, उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर एडवाइस देता है उसको कि तुम इसको बनाओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको भी मिनिस्टर बनाओ, ठीक है। तो फिर वो उसकी एडवाइस से उनको बनाता है। ऑल अपॉइंटमेंट्स टू हाई ऑफिसेज इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। हाई ऑफिसेज जितने भी होते हैं उनमें जितनी भी अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट सॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब उसके पास ये ताकत भी होती है कि वो पूछ सकता है कोई भी बात हो, एड्रेस मीन्स उनको संबोधित कर सकता है, उनसे पूछ सकता है, समन उनको बुला सकता है, एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग भी कर सकता है, ठीक है। एवरी बिल विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस, जो हर कोई बिल
जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर। वो एक लॉ बन जाता है गवर्नर की कंसेंट के बाद। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर कैन ऑल्सो इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटर इज नॉट इन सेशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह गवर्नर भी एक अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट का शासन हो जाता है अगर जो सभा होती है अगर वो भंग हो जाती है टाइम से पहले, तो फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट का शासन आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर स्टेट लेजिस्लेटर सेशन में ना हो तो फिर गवर्नर का शासन आ जाता है राज्य के अंदर। द गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट अवॉर्डेड टू क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल। अब ये शक्ति जो है ये हमारे प्रेसिडेंट के पास भी होती है कि वो किसी की भी पनिशमेंट को जैसे सज़ा देते हैं ना, जो कोर्ट वगैरह में सज़ा होती है, तो उसको वो कम भी कर सकता है और माफ़ भी कर सकता है। ठीक है, कोई किसी भी क्रिमिनल की गवर्नर, उसी तरह प्रेसिडेंट भी माफ़ कर सकता है। द गवर्नर ऑल्सो हैज़ सम डिस्क्रिशनरी पावर्स, और गवर्नर के पास कुछ ऐसी पावर्स भी, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है जो विवेकाधीन, मीन्स अपनी समझ के अकॉर्डिंग, which he or she can exercise on his own or without the advice of chief minister and council of minister। तो उसके पास कुछ ऐसी पावर्स भी हैं वो जो बिना चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो नहीं मतलब खुद कर सकता है। उसको उसको उनके साथ सलाह मशवरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना बंधा हुआ भी नहीं है कि हर चीज़ उनसे पूछ के करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल द रिकमेंडेशन फॉर द प्रेजिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, जैसे कि प्रेजिडेंट का रूल अगर स्टेट में लगाना हो तो वो खुद सोच सकता है कि हाँ मेरे राज्य में अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि ये ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट का रूल लगा सकता है। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, उनके अपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं। चंडीगढ़ है, दादरा नगर हवेली है, दमन और दीव, लक्षद्वीप है, इनके सभी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, डू यू नो सी राजगोपालाचारी, जो राजगोपालाचारी थे वो द फर्स्ट गवर्नर, लास्ट गवर्नर, वो लास्ट गवर्नर थे, जनरल गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के फॉर 20 मंथ्स। यानी कि जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ तो उसके 20 महीने तक, यानी कि 1 साल और 8 महीने तक जो श्री राजगोपालाचारी है वो गवर्नर जनरल रहे थे। उसके बाद गवर्नर जनरल जो नाम है उसको हटा दिया गया था, वो अबोलिश्ड टाइटल जो है, और उसकी जगह अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज़ किया जाता है। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नर जनरल वर्ड यूज़ किया जाता था, अब प्रेसिडेंट यूज़ किया जाता है। सॉरी, द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है ही इंजॉयज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स। वही सारी जितनी भी प्रबंधकारी जो शक्तियां हैं उनको वही इंजॉय करता है, मीन्स उसके हाथ में ही होती है। ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और गवर्नर के और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों के बीच में कड़ी का काम करता है चीफ मिनिस्टर। फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनके काम क्या होते हैं? एक तो एडमिनिस्ट्रेट्स द एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। मान लिया कोई भी ऑर्डर या लॉ बन गया तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, मेंटेन करना। एग्जीक्यूट लॉज एंड डिसीजन मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं उनको एग्जीक्यूट करना, मीन्स उनको लागू करवाना। फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द स्टेट एक्टिविटीज, गिव एडवाइस टू द गवर्नर, गवर्नर को एडवाइस देना। मेक लॉज विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग लॉ बनाने में स्टेट लेजिस्लेटर की हेल्प करना। ठीक है, ये सारे काम करते हैं। डू यू नो देयर आर 610 districts in India which are administered by the respective state UT governments। UT मीन्स यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है। तो 610 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर जो कि अपने रिस्पेक्टेड स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं। ओके, अब है यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको बताया था कि पहले ये 7 होती थी, इनके बारे में आपने टेरिटरीज कहते हैं। तो वो ये हैं, अंडमान एंड निकोबार है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, दादरा एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, दिल्ली। अब इसमें 2 और जुड़ गई हैं। कौन सी? एक तो JNK और एक लद्दाख। ठीक है, ये 2 जुड़ गई हैं इसमें। तो
तो ये अब टोटल हो गई हैं 9। सच एरियाज आर स्मॉल इन साइज, ये एरियाज साइज में स्मॉल होते हैं, एंड पॉपुलेशन विद द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली, अगर हम इनमें से दिल्ली, क्योंकि दिल्ली भी है, ये बाकी जितने भी हैं इनकी पॉपुलेशन है कम, लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो कैपिटल है इंडिया की, ठीक है। इट इज़ नाउ कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, यानी कि एनसीटी दिल्ली। अब आपने न्यूज़ में कई बार जब दिल्ली की खबर आती है तो आपने उनके साथ एनसीटी दिल्ली बोलते हुए सुना होगा, यानी कि अब इसको सिर्फ दिल्ली से नेशनल, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी थी तो पहले सिर्फ यूनियन टेरिटरी हम कहते थे, लेकिन अब हम इसको कहते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी, क्योंकि ये भारत की कैपिटल है। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी हो गई ये ऑफ दिल्ली, यानी कि एनसीटी दिल्ली बोलते हैं हम इसको। इट एंजॉयज अ स्पेशल स्टेटस अनलाइक अदर यूनियन टेरिटरीज, दूसरी यूनियन टेरिटरीज के मुकाबले इसमें ज़्यादा स्पेशल स्टेटस हैं। वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर अ लेफ्टिनेंट गवर्नर, जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में आती है, और अ चीफ कमिश्नर या एक चीफ कमिश्नर के अंडर में आती है। दिल्ली हैज़ एन इलेक्टेड असेंबली, दिल्ली की भी अपनी एक असेंबली और काउंसिल है, यानी कि जैसे स्टेट लेजिस्लेटर में होते हैं ना स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल, तो उसी तरह इसमें भी एक असेंबली और एक काउंसिल है, और मिनिस्टर्स हैं और चीफ मिनिस्टर यहाँ पर या तो गवर्नर काम करते हैं या फिर जो मतलब ये प्रेसिडेंट का शासन होता है, ठीक है, सेंट्रल यूटी जो यूनियन का शासन है वो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी है, गवर्नर भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब सब कुछ है। तो इसमें स्पेशल स्टेटस है क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। डू यू नो द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी, कि जो प्रेसिडेंट होता है वो जो स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट कर सकता है जो कि उसके पास लगती यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हो। इंडिया इज़ अ फेडरल यूनियन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब इंडिया का जो फेडरेशन है, फेडरेशन मीन्स जो संघ है, वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है। वो कैसे? जो लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट में आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, फॉर द होल नेशन होती है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बनाती है उसका पूरे नेशन को पालन करना होता है। जैसे अभी आपने देखा कि मिस्टर मोदी ने लॉकडाउन किया तो वो सभी के लिए किया, तो पूरे देश में उसका पालन हुआ, पूरे देश में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ स्टेट में, यानी कि अगर हमारे हरियाणा की गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो वो सिर्फ हरियाणा में ही लागू होगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हर एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। कई कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोई जो कानून बनाना पड़ जाता है या कोई डिसीजन लेना पड़ जाता है, उसके बाद विलेज एडमिनिस्ट्रेशन उसमें जो डिसीजन लेती हैं वो होती हैं विलेज पंचायत, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाता है और फिर स्टेट तक, फिर सेंट्रल तक, ठीक है। तो ये here the chapter ends, these are keywords, and you will have to find out the exercise and question answers of this lesson. Till then, bye bye.